विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। भारतीय इतिहास कर रहे थे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री में थे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसमें आज करना हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885। ठीक है, तो एक तो पहले सन याद करना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में। किसके समय हुई, लॉर्ड डफरिन के समय में हुई। किसने की, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की। शिमला का सन्यासी, उत्तराखंड पीसीएस वालों ने पूछा भाई शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, आंसर एओ ह्यूम को कहा जाता है। किसको, बाकी किताबें मैंने बता दी थी पिछले लेक्चर में। ठीक है, आगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से एक अवकाश प्राप्त, संभवतः बोला गया है, संभवतः अंग्रेजी सरकार के आशीर्वाद से एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई थी। ह्यूम जो थे वो उत्तर प्रदेश इटावा, उत्तर प्रदेश में जगह पड़ती इटावा, वहां के कलेक्टर थे कभी, यानी आईसीएस थे, रिटायर्ड। क्या थे, जिसको आज आप आईएएस बोलते हो उसको किसी जमाने में आईसीएस बोलते थे, इंडियन सिविल सर्वेंट। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बंबई, कहां पर, पहले तो आपने डेट याद करनी है 28 दिसंबर 1885, फिर दूसरा याद करना आपने कहां पर हुआ, बंबई में। यहां पर भी वो चुप नहीं हुए पेपर बनाने वाले, उन्होंने कहा बंबई में कहां, तो गोकुलनाथ तेजपाल या गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया। यह भी क्वेश्चन बना कि पुराना नाम क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर किया गया, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर किया गया। किसके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहला अध्यक्ष होने का गौरव किसको प्राप्त है, डब्ल्यूसी बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला अध्यक्ष जो था बंगाली था, दूसरा अध्यक्ष जो था वो क्या था, पारसी था, तीसरा अध्यक्ष क्या था, मुस्लिम था, चौथा अध्यक्ष क्या था, अंग्रेज था, पांचवा भी अंग्रेज था। और क्रम मैंने बता दिया था आपको कि पहले कहाँ होना था, पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैल गया इसलिए कहाँ पर हुआ, बंबई में हुआ। बंबई हो गया, फिर दूसरा कहाँ पर हुआ, कलकत्ता में हुआ, तीसरा कहाँ हुआ, मद्रास, चौथा कहाँ हुआ, प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, चलो जी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रख दिया गया किसके कहने पर, आंसर दादा भाई नौरोजी के कहने पर। पुराना नाम क्या था, भारतीय राष्ट्रीय संघ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि बंबई में हुआ था, उसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया, 72। कितने, 72 लोगों ने भाग लिया। दांडी मार्च में महात्मा गांधी के साथ कितने लोग चले थे, हाँ जी, बड़ा वेरिएशन है। कहीं पर लिखा होता है 78, कहीं पर लिखा होता है क्या, कहीं पर क्या लिखा होता है, सुमित सरकार अलग बताते हैं, राम लखन शुक्ल अलग बताते हैं, यशपाल ग्रोवर अलग बताता है। यशपाल ग्रोवर की मानते हैं फिलहाल हम। ठीक है, 78 कितने लोग चले थे, 3 लोग उत्तराखंड से भी थे, अभी नाम नहीं पूछ रहा हूं मैं, ढूंढ लेना कौन कौन थे। कौन कौन थे भाई, ज्योतिराव कांडपाल, भैरवदत्त जोशी, खड़क बहादुर, वीर गोरखा खड़क बहादुर। चलो, तो पूरे मैंने कहा 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया। इसमें कौन कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे भाई, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। फिरोज शाह मेहता, बंबई का बिना ताज का बादशाह फिरोज शाह मेहता, बड़े ही वक्ता जिसे बोलते हैं। दिनसा एदलजी वाचा, दिनसा ई वाचा भी बोलते हैं इनको, क्या बोलते हैं, दिनसा ई वाचा, है ना। केटी तेलंग, काशीनाथ तेलंग, केटी तेलंग, काशीनाथ तेलंग, वी राघवाचारी, एनजी चंद्रावरकर, एस सुब्रमण्यम, ये लोग शामिल थे स्टार्टिंग में जब अधिवेशन हुआ। 72 लोगों में अधिकतर वकील थे, इसमें क्या थे, एडवोकेट थे इसमें अधिकतर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसका अधिवेशन पुणे में आयोजित होना था, लेकिन वहां पर अकाल लिखा हुआ इन्होंने, बट प्लेग फैल गया था। अकाल पड़ जाने के कारण या प्लेग फैलने के कारण बंबई में आयोजित किया गया। 1885 भारतीय राष्ट्रीय संघ को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत माना जाता है। बताया जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय संघ बना पहले, फिर इसका नाम बाद में क्या किया गया, मतलब जो लोग भारतीय राष्ट्रीय संघ में थे ना, वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी आए। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1884 में हो चुकी थी। कब हो चुकी थी, अब एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने बोला होगा आ जाओ भाई, तो यही लोग संघ वाले कहाँ है, और फिर नाम हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चलो,
कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ जिसमें 343 सदस्य, एकदम से बढ़ गए भैया, 72 से कितने हो गए 343 हो गए। तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ, इसमें कितने 607 600। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद या प्रयागराज में हुआ जिसमें कुल 1248, इसको बोलते हैं प्रगति कि 72 से क्या, अरे 72 से 343, 343 से 607, 607 से 1248 और 1248 से धीरे 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 आगे करते करते संपूर्ण देश में क्या, कांग्रेस, और बस फिर उसके बाद कांग्रेस की स्थापना से जुड़े विवाद बता देता हूं क्या क्या है। वर्षों से इतिहासकारों में इस बात को लेकर विवाद है कि कांग्रेस की स्थापना के पीछे वह दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति थी जिसने 1885 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध काफी प्रखर रूप धारण कर लिया था, या फिर वह अंग्रेजों की एक राजनीतिक चाल थी जिसमें तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने चरितार्थ किया था। संदेह भी किया जाता है कांग्रेस की स्थापना पर, यह बोला जाता है कि ऐसा क्या था कि कांग्रेस की स्थापना हुई, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉर्ड डफरिन के परामर्श पर ह्यूम ने किया हो, और ह्यूम ने क्यों किया हो कि यह अंग्रेजों की एक राजनीतिक चाल रही हो। तो इतिहासकारों में विवाद, मतलब क्या विवाद का विषय रहा है इस पर। तो डफरिन के निर्देश पर एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना इस उद्देश्य से की कि भारतीय जनता में पनपता बढ़ता असंतोष किसी भी रूप में उग्र रूप धारण न कर ले, और असंतोष की इस वाष्प को बिना किसी खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल के बाहर निकाला जा सके। सेफ्टी वॉल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कुकर में, प्रेशर कुकर में देखा होगा कि सेफ्टी वॉल्व होता है, सीटी बंद हो गई, ढक्कन अगर तो हैंड ग्रेनेड जैसा ना फट जाए, इसलिए सेफ्टी वॉल्व होता है, और ढक्कन के नीचे होता है शायद, ताकि उसमें से निकले तो ढक्कन के ऊपर वाले हैंडल पर क्या हो, समझ रहे हो। 1857 का विद्रोह इसलिए हुआ कि ना तो लोग अपनी मांग रख पाए और ना ही अंग्रेज सरकार समझ पाई। हालांकि डलहौजी ने तो बहुत तबाही मचा दी थी देश में, बहुत ज्यादा क्या हड़प नीति जिसे बोलते हैं। कैनिंग समझ गया था, कैनिंग ने हालांकि एक स्टेटमेंट दे रखा है कि आकाश में एक छोटी सी बदली होगी, उसका आकार धीरे धीरे बड़ा होगा, पहले तो हथेली के बराबर होगी, फिर उसका आकार बढ़ जाएगा, इतना बड़ा होगा, हमारे विनाश का कारण बनेगा। यानी कैनिंग की समझ में तो आ गया था, लेकिन जो छुपे हुए कारण थे वो आगे नहीं आ पाए। क्या नहीं आ पाए? विद्रोह कब होता है? जब आप दबाते हो चीजों को अंदर ही अंदर क्या है, और सामने वाला ना समझ रहा हो तो क्या होता है? विद्रोह होता है। अंग्रेज चाहते थे, कुछ इतिहासकारों का मानना है कि क्या हो कि एक शिक्षित वर्ग हो, साल भर में वो बैठे दिसंबर के आसपास, वो अपनी मांगे प्रस्तुत करे, उससे पता चलेगा देश के लोग चाहते क्या हैं। और उनकी मांगों में थोड़ा क्या करो, थोड़ा दो और थोड़ा मत दो। क्या मत करो? सारी मांगे मत मानो। देखा होगा आपने हर जगह पर, आपने कहा जी 1 लाख रुपए दे दो, मैंने कहा यार 1 लाख नहीं है, 20,000 रुपये ले लो। आपको मैंने 20,000 रुपये दिए, थोड़ा सा आप मतलब विद्रोह नहीं करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे? विद्रोह नहीं करेंगे। मैं कहूँगा यार ये 20,000 पड़े हुए, ये ले लो, तो थोड़ा शांत हो जाएंगे। बस यही किया इन्होंने। कांग्रेस मांग पत्रों के माध्यम से क्या करती रही? अपनी मांगे मांगती रही, लिखे पत्र लिखकर साइन करके भेजती रही, और अंग्रेज भी थोड़ा देते रहे, थोड़ा अपने हिसाब से। इतना ही दिया उन्होंने जितने में क्या, लेकिन कब तक रोकते? एक दिन देश ने आज़ाद होना था। अंग्रेजों ने थोड़ा सोचा था कि इसको ये देश कभी आज़ाद होगा, मतलब वरना इतना रेल लाइन वगैरह इतना सब कुछ थोड़े करते ये लोग। और जाते जाते वो यही चाह रहे थे, जैसे एक बच्चे नहीं होते पतंग लूटते हैं, उसके बाद एक पतंग आती है, सारे बच्चे घेर लेते हैं, बाद में बच्चा क्या करता है, पतंग को फाड़ देता है। अंग्रेज भी ऐसे ही चाह रहे थे। उन्होंने कहा हमने इकट्ठा तो कर दिया इनको, अब जाते हुए क्या कर रहे हैं, खंड खंड करके जाएंगे। खंड खंड हो गए भाई, पाकिस्तान चला गया, बांग्लादेश चला गया, है ना, म्यांमार तो पहले ही, बर्मा अलग हो गया था। चलो, तो असंतोष की इस वाष्प को बिना खतरे के कांग्रेस रूपी सुरक्षा वॉल से बाहर। अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थापना की तत्कालीन अभिप्रेरणा और उद्देश्य संभवतः ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा करना और उस पर आए खतरे को टालना ही था। कुछ इतिहासकारों का मानना ये सेफ्टी वॉल सिद्धांत जब देते हैं, है ना। लाला लाजपत राय के अनुसार ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है, जिसमें ब्रिटेन का भारतीय समाज विनष्ट हो जाएगा। कौन बोल रहे हैं? लाला लाजपत राय बोल रहे हैं। कौन बोल रहे हैं?
लाला लाजपत राय ने कहा कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को इस बात का विश्वास हो चला था कि भारत में शीघ्र ही भयंकर विस्फोट की संभावना है, जिसमें ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य क्या हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया, किसमें, किसका अखबार है ये, महात्मा गांधी का है, यंग इंडिया में एक लेख लिखा जिसमें उन्होंने कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बताया। अब क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज किसने बताया, तो भैया लाला लाजपत राय ने बताया। लाल बाल पाल एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उग्रवादी थे, और मैंने कहा विचारों के उग्रवादी थे, है ना। जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिससे आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। अंग्रेजों ने सेफ्टी वॉल्व की तरह यूज किया कांग्रेस को, कांग्रेस ने लाइटनिंग कंडक्टर की तरह यूज किया। लाइटनिंग कंडक्टर मतलब भाई क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़े हो कि अगर यहां से माना विस्फोट होता, यहां से अगर फिर विद्रोह होता 1857 जैसा, तो सरकारी दमन की बिजली गिरती, पूर्ण देश पर गिरती, उससे बढ़िया कांग्रेस पे गिर जाए। तो तड़ित चालक, तो आपने देखा किसी बिल्डिंग के ऊपर एक तड़ित चालक लाइटनिंग कंडक्टर होता है, माना बिजली, आसमानी बिजली गिरेगी तो उस पर गिरती है, उसका एक तार जा रहा होता है नीचे, कहीं कॉपर प्लेट, कोयला वोयला, नमक वमक रखा होता है, वहां जाता है, बिल्डिंग बच जाती है। तो ये लाइन यही बोल रही है, मेंस में लिखा जाता है ऐसा कि जहां अंग्रेजों ने कांग्रेस की स्थापना सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया, वहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने इसका प्रयोग तड़ित चालक के रूप में किया, जिसने आंदोलन पर गिरने वाली सरकारी दमन की बिजली को रोका जा सके। आरपी दत्त, रजनी पाम दत्त, आरपी दत्त मतलब रजनी पाम दत्त ने कांग्रेस की स्थापना को ब्रिटिश साम्राज्य की एक पूर्व निश्चित गुप्त योजना का परिणाम बताया। रजनी पाम दत्त ने क्या बताया कि एक गुप्त योजना थी, किसकी, ब्रिटिश सरकार की पूर्व निश्चित गुप्त योजना के का परिणाम बताया। कुछ भी हो सकता है, जितने पॉइंट आप पढ़ेंगे वहां पर लगेगा हाँ बोल तो सही रहे हैं, फिर आप बोलोगे नहीं भाई एलन ऑक्टेवियन ह्यूम तो बड़े अच्छे आदमी थे, उन्होंने पहले भी बहुत अच्छे काम किए थे, यार तभी तो उसको चुना गया होगा जिसने पहले से अच्छे काम किए, जिस पर विश्वास रहा होगा, यहाँ ये आदमी क्या करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स को इस चीज का खतरा हो गया था 1857 के रिवोल्ट के बाद, उनकी समझ में आ गया था कि अगर दूसरा विद्रोह हो गया ना तो ब्रिटिश साम्राज्य जो भारत में उपनिवेश है वो नहीं बचेगा उनसे, है ना। चलो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्ष 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस समझे थे आप, मैंने कहा था सुरेंद्र नाथ बनर्जी बहुत पॉपुलर व्यक्ति थे। क्यों, जब आईसीएस की एज कम की गई थी तब क्या किया था इन्होंने, संपूर्ण देश का भ्रमण किया था, और इन्होंने ही बताया था कि क्या, कि ये लोग नहीं चाहते कि हमारे बच्चे क्या बन सकें, आईसीएस या आईएएस ऑफिसर बन सके। तो संपूर्ण देश का भ्रमण करने वाले व्यक्ति कौन थे, आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इनके अखबार का नाम था बंगाली, क्या नाम था, और जो कि किस भाषा में था, इंग्लिश में था। ठीक है, ठीक है जी। फिर बंबई में कांग्रेस का अधिवेशन होने से पूर्व यह अधिवेशन में बंबई में हुए प्रथम कांग्रेस के अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने प्राय सभी 72 प्रतिनिधियों में से प्राय सभी अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में, विशेषकर वकील, व्यापारी, बंबई के व्यापारी और बंगाल के जमींदार थे। क्या थे, अधिकतर वकील थे, बाकी लोग क्या थे, व्यापारी थे बंबई के, और कौन थे, जमींदार लोग थे। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई। अब देखो मांगों से पता चलेगा आपको कि शुरू में कैसी मांगे थी कांग्रेस की, धीरे 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 कांग्रेस कहाँ पहुंचती है, बड़े बड़े आंदोलन करती है। केंद्र और प्रांतों में विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। क्या किया जाए, विधान परिषदों का विस्तार किया जाए। दूसरा, उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। उच्च सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी पूरा अवसर प्रदान किया जाए। ये तब भी था, ये अभी भी है। अभी भी बच्चे जो हैं या बेरोजगार जो हैं सरकारी नौकरी के लिए क्या है, हर प्रदेश में देख रहे होंगे आप, क्या हो रहे हैं,
आंदोलन हो रहे हैं भाई हर प्रदेश में। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकारी नौकरी, ठीक है। तीसरा, सैनिक खर्चे में कटौती की जाए। तीसरा मांग क्या थी? सैनिक खर्चे में कटौती की जाए। चौथी क्या थी? भारतीय प्रशासन की जांच हेतु एक रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए। रॉयल कमीशन की नियुक्ति की जाए जो ये बता सके कि भारतीय प्रशासन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। 1888 तक कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांग पत्र को विनम्र निवेदन के साथ अपने हर अधिवेशन में दोहराती रही। क्या करती रही? इन दिनों कांग्रेस का सरकार के प्रति जो दृष्टिकोण था वह दादा भाई नौरोजी के शब्दों में मूर्त होता है। मतलब दादा भाई नौरोजी एक जगह पे बोल रहे हैं कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं। क्या है? ब्रिटिश प्रजा हैं। हम अपने हकों की मांग कर सकते हैं। अगर ब्रिटेन की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं ने हमें वंचित रखा जाता है तो फिर भारत को अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से क्या लाभ? अंग्रेजों के स्वामित्व में रहने से यह तो एक और एशियाई निरंकुश शासन मात्र होगा। ये दादा भाई नौरोजी कह रहे हैं। यानी पहली लाइन जो है हम ब्रिटिश प्रजा है, यानी दिमाग तक बैठ गया है कि हम अब जो प्रजा है वो कहाँ की है। यानी भारतीयता जैसा कोई तत्व नहीं दिख रहा है अब धीरे धीरे। लाला लाजपत राय ने एओ ह्यूम के बारे में लिखा है कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे, उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था। अब ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन होता है यहाँ पर। एक जगह पे तो कह रहे हैं लाला लाजपत राय कि ह्यूम स्वतंत्रता के पुजारी थे और उनका हृदय भारत की दुर्दशा पर रोता था, ये भी क्वेश्चन बना। और एक जगह पर कहते हैं लाला लाजपत राय क्या कि कांग्रेस को लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? दोनों ही स्टेटमेंट किसके हैं? लाला लाजपत राय के। समझ में आ गया? मई जून 1886 में डफरिन ने ह्यूम को धूर्त, पागल, बेईमान और न जाने क्या क्या कहा, क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक बन गए थे। अरे भाई, एंट्री करने के लिए हो सकता है ह्यूम ने ऐसा किया हो, होम रूल आंदोलन में कूदे हो, पर हमने अपने विचार नहीं लगाने, लेकिन अपने दिमाग भी खुला रखना, लेकिन लिखना उतना ही जो किताबें बता रही हैं। अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं एक दो लाइनों में, लेकिन मैंने कहा माना वही सही जाएगा जो बड़े बड़े इतिहासकार बोल रहे हैं। इतना समझ में आ गया? लॉर्ड डफरिन ने 1886 में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को क्या कहा? धूर्त कहा, पागल कहा, बेईमान कहा और न जाने क्या क्या कहा। क्यों कहा? क्योंकि ह्यूम भारत में होम रूल आंदोलन के मुख्य प्रेरक बन गए थे। 1889 में बंबई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में जो सदस्य थे चार्ल्स ब्रेडला, जो भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे, इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप तैयार करके संसद में प्रस्तुत किया। किसने किया? चार्ल्स ब्रेडला ने। क्वेश्चन जो बनेगा वो पूछा किसने किया? आंसर चार्ल्स ब्रेडला ने। एक बार फिर बता रहा हूं, 1889 में बंबई कांग्रेस अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे, जो भारतीय मामलों में गहरी रुचि लेते थे। इन्होंने विधान परिषदों में सुधार को लेकर कांग्रेस के सदस्यों की मांगों के अनुसार ब्रिटिश संसद के लिए एक प्रारूप यानी ड्राफ्ट तैयार करके संसद में प्रस्तुत किया। इसीलिए ये उपस्थित भी थे कहां? बंबई कांग्रेस अधिवेशन में। चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में अधिक रुचि लेने के कारण ब्रिटिश संसद के लोग इन्हें भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। भारत के लिए सदस्य के रूप में संबोधित करने लगे थे। सन 1885 से 1904-1905 ईस्वी तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं का वर्चस्व था। इन्हें उदारवादी या नरमपंथी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना, ध्यान दीजिए, ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा व्यक्त करना तथा अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करना था। इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर पूरा पूरा विश्वास था। किन्हें? उदारवादियों को। नरमपंथी या उदारवादी कहे जाने वाले नेताओं में प्रमुख थे दादा भाई नौरोजी, नंबर 1, ये भी मर गए थे 1917 में। नंबर 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ये 1926 में चले गए थे। गोपाल कृष्ण गोखले, ये 1915 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिरोज शाह मेहता, मदन मोहन मालवीय, दिनसाई वाचा, ये सब नरमपंथी क्या है? कांग्रेस के उदारवादी नेता संवैधानिक तरीकों द्वारा भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी मांगों को प्रार्थना पत्रों,
प्रतिवेदनों यानी रिपोर्ट्स, प्रतिवेदनों, स्मरण पत्रों, शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया। आज भी ये तरीके अपनाए जाते हैं। कौन से? प्रार्थना पत्र, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र, बार बार स्मरण कराना कि आपने कहा था जी, सरकार ने कहा था ऐसा होगा, पुल बनेगा जी यहाँ, है ना, पुल बनेगा, आपने कहा था, बार बार स्मरण कराना, बार बार क्या करना, शिष्टमंडल भेजना, डेलीगेट्स भेजना, शिष्टमंडल के द्वारा सरकारों के सम्मुख प्रस्तुत करने का तरीका अपनाया। उदारवादी या नरमपंथी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। कहां पर? ब्रिटेन में 1887 में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। ये सारे जितने भी बोर्ड लेटर्स में आपको दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं। ब्रिटेन, लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किसने की? आंसर विलियम डिग्बी ने की। कब की? 1888 में की। भारतीय सुधार समिति की स्थापना कहां पर की गई? आंसर 1887 में ब्रिटेन में की गई। किसकी अध्यक्षता में की गई? दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में की गई। ये सब क्वेश्चन बने हैं। जब वो ब्रिटेन में अध्यक्ष रहे तभी तो वो फिर क्या बने, मतलब जब पहले वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 1886 में, फिर 1887 में कहाँ चले जाता हूँ? ब्रिटेन में भारतीय सुधार समिति। ठीक है। प्रारंभ में सरकार का कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण तटस्थता का था। तटस्थ रहना मतलब किनारे रहना, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब उनकी नजर में कुछ थी नहीं कांग्रेस। जिसका एक उदाहरण है लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के बाद उसके सदस्यों को उद्यान भोज देना। खाने पे बुलाया किसने? लॉर्ड डफरिन ने। उदारवादियों के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम पास हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए। वैसे ये सुधार अपर्याप्त थे, असंतोषजनक थे, फिर भी इसे उदारवादियों के राजनीतिक परिणाम का प्रयास माना गया। क्या माना गया? राजनीतिक परिणाम का प्रयास माना गया। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कांग्रेस का स्वरूप धर्मनिरपेक्ष दल का रहा। सेक्युलर थे कांग्रेस, क्या रही? पहले से ही सेक्युलर थी, क्योंकि प्रत्येक धर्म के अनुयायियों को कांग्रेस की अध्यक्षता करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने बता दिया, पहला व्यक्ति व्योमेश चंद्र बनर्जी बंगाली, दूसरे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी पारसी, तीसरे मुसलमान बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले। ये धर्मनिरपेक्षता दिखा रही है। क्या दिखा रही है? कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष मैंने बता दिया बदरुद्दीन तैयब जी, पहले अंग्रेज जो हो गए जॉर्ज यूले। नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, उदारवादी नेता रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, रमेश चंद्र दत्त। अब ध्यान रखना भाई, रजनी पाम दत्त अलग है, रमेश चंद्र RC दत्त अलग है। रमेश चंद्र दत्त ने, जिन्होंने 1899 में लखनऊ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की, को भारत के आर्थिक इतिहास की प्रथम पुस्तक, अब ये IAS में भी क्वेश्चन बना हुआ, उत्तराखंड में भी बना हुआ, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? आंसर RC दत्त ने लिखी, रमेश चंद्र दत्त ने लिखी। ये क्या है? भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक है। एक बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया कि भारत के आर्थिक इतिहास पर लिखी गई प्रथम पुस्तक कौन सी है? आंसर इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया? ठीक है। राष्ट्रवादियों की प्रारंभिक सफलता के रूप में 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सहमति। भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलवाई कमीशन की स्थापना। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम का पारित होना आदि को देखा जाता है। तो जो उदारवादियों की प्रारंभिक सफलता थी ना, जो मैंने कहा कि क्या करते थे वो लोग, क्या करते थे भाई? प्रतिवेदन देना, प्रार्थना पत्र देना, स्मरण पत्र देना, शिष्टमंडलों को भेजना, बार बार करते थे ना मांगे प्रस्तुत। उसका फायदा क्या मिला, मतलब परिणाम क्या निकला? लोक सेवा आयोग की स्थापना हो गई 1886 में। पब्लिक सर्विस कमीशन 1886 में क्या हो गई? स्थापना हो गई, नंबर 1। नंबर 2, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा करने पर सहमति। आप लोग तो भाग्यशाली हो। क्यों? क्योंकि IAS का पेपर का सेंटर जो होता है स्टेट की कैपिटल में पड़ता है। आपने फॉर्म भरना है,
और कहाँ जाना है आपने? देहरादून पेपर देने के लिए। जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो भाई पेपर देने कहाँ जाना पड़ता था? और लखनऊ कौन जाता? उससे अच्छा हमें दिल्ली लगता था, हम दिल्ली जाते थे, घूमने को भी मिलता था, इंडिया गेट देखते थे, कुतुब मीनार देखते थे, लाल किला देखते थे। लखनऊ हमें ऐसा लगता था बहुत दूर है। क्या उत्तराखंड का व्यक्ति जल्दी से ट्रेन में बैठना भी नहीं चाहता, वो बस में पसंद करता, बस जाती थी दिल्ली गए, दिल्ली पहुंच जाते थे। ठीक है, उत्तराखंड के आधे लोगों की रिश्तेदारी कहाँ? दिल्ली। लखनऊ में कोई है ही नहीं पूछने वाला। नहीं आया समझ में? आप लोग इसलिए भाग्यशाली हो, आपने फॉर्म भरना है, पढ़ाई करनी है, देहरादून जाना है फ्री। ये लोग पहले इंग्लैंड जाना पड़ता था पेपर देने, लंदन 2-3 महीने लगते थे पानी के जहाज में। एक रिवीजन आपका कहाँ? पानी के जहाज, डूब भी सकता था, पता लगा आईसीएस बनने के पानी जहाज डूब गया। समझ में आ रहा है? तो भाई इन्होंने कहा कि भारत और इंग्लैंड एक साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी, ये बड़ी बात थी। और भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए बेलवाई कमीशन की नियुक्ति की गई, बेलवाई आयोग की नियुक्ति की गई, और एक काम और हुआ, 1892 का भारत परिषद अधिनियम पारित हो गया। और उसमें मैंने कहा 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम पास हुआ, उसमें निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए, हालांकि वो अपर्याप्त थे, लेकिन उस जमाने में उतना भी मिल गया, बहुत था उन लोगों के लिए। ठीक है, अब क्या होता है? आंदोलन के प्रथम चरण में राष्ट्रवादी नेता दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तुत धन के निष्कासन का सिद्धांत, वेल्थ ड्रेन थ्योरी, धन के निष्कासन का सिद्धांत, रानाडे द्वारा भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास के महत्व को समझाने, जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने भारतीयों को आधुनिक औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में और उसके महत्व के बारे में समझाया। रमेश चंद्र दत्त ने किताब लिखी, भारतीय आर्थिक इतिहास पर, पहली पुस्तक कौन सी? आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग के नाम से भी जाना जाता है। इस कारण से, किस कारण से? मतलब ये जो स्टार्टिंग का फेज है ना, उसको बोल रहे हैं आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग। क्यों बोल रहे हैं? 2-3 काम हुए। नंबर 1, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंग्लैंड्स डेब्ट टू इंग्लैंड, ये बता चुका हूं पहले। दूसरा काम क्या हुआ? रानाडे ने बताया भारतीयों को कि आधुनिक औद्योगिक विकास का महत्व। उन्होंने कहा भाई खड्डी कब तक चलेगी, चरखा कब तक चलेगा, मतलब जो भी पुराने जो पारंपरिक तरीके थे, उन्होंने कहा उद्योग लगाने जरूरी है। किसने बताया? जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे ने। तीसरा काम जो हुआ, आरसी दत्त ने किताब लिख दी, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब ये 3 काम, यानी इकोनॉमी पर थोड़ा सा क्या हो गया, हम लोग सजग हो गए, इसीलिए इस काल को बोल रहे हैं आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग। क्या बोल रहे हैं? आर्थिक राष्ट्रीयतावादी युग बोल रहे हैं स्टार्टिंग में। अब द्वितीय चरण शुरू होगा, बंगाल विभाजन होगा 1905 से लेकर और 1919 तक का जो समय होगा वो क्या होगा? द्वितीय चरण चलेगा। किसका? राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण। अब यहां पर क्या होगा कि जो विचारों में उग्र हैं, उग्रवादी लोग, वो बोलेंगे यार तुम 1885 से तुम्हारा ही अध्यक्ष बन रहा, हमारा कब बनेगा? तो 1906 में वो बोलेंगे हम अपना अध्यक्ष बनाएंगे, लेकिन तब तक वो उदारवादी हैं, उदारवादियों में क्या करते हैं, दादा भाई नौरोजी को बना देते हैं। अब दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, उनकी रिस्पेक्ट दोनों कर रहे हैं, नरमपंथी भी कर रहे हैं, गरमपंथी भी कर रहे हैं, तो गरमपंथी चुप हो जाते हैं। 1907 में चलते हैं जूते चप्पल सूरत स्प्लिट में। क्या होते हैं? अधिवेशन के बीच में लड़ाई होती है, एक दूसरे पर फेंकी जाती हैं चीजें। बोला था हमारा अध्यक्ष बनेगा, भले ही गरमपंथी कम थे अभी, लेकिन उन्होंने कहा हमारा, उन्होंने कहा निष्कासित। क्या? और यहां पर फिर क्या होता है, गरमपंथी नरमपंथी अलग अलग हो जाते हैं। दोनों जब थे तो कांग्रेस का एक अलग सा ऑरा था, उसके बाद कांग्रेस का थोड़ा डाउन डाउन डाउन, मतलब खाली ऐसा होता है ना, वेरिएशन होना चाहिए, कुछ उग्र हो, कुछ नरमपंथी हो, तो एक वो बनता है ना। गरमपंथी सब निकल गए, नरमपंथी रह गए, तो कांग्रेस का भी क्या, वो बात समझ में आई कांग्रेस के। लखनऊ पैक्ट में जाकर 1916 देखो, लखनऊ में है अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का, लखनऊ में, वहां पर जाके एक होते हैं। फिर समझ में आया? अरे समझ में आया? तो इसको हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण
में क्या क्या हुआ, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक चीज बता दूं आपको, कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके कांग्रेस के बारे में, कुछ टिप्पणियां आती है, क्या आती हैं, कितना हो गया टाइम, कुछ टिप्पणियां आती हैं कांग्रेस के बारे में। डफरिन ने कहा था, लॉर्ड डफरिन ने, कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है, 72 लोग। हालांकि बाद में वो बढ़ते गए, पहले अधिवेशन में 72, दूसरे अधिवेशन में उसका कई ज्यादा, तीसरे अधिवेशन में और ज्यादा। पर डफरिन ने किसी समय कहा था कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। जिनका प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस वो सूक्ष्म है की, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी जगह बनाई। लॉर्ड कर्जन ने क्या कहा था, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है, क्या कर रही है, कांग्रेस अपनी मौत की घड़ियां गिन रही है। भारत में रहते हुए मेरी ये सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उसको शांतिपूर्वक मरने में उसकी मदद कर सकूं। यह कथन किसका, लॉर्ड कर्जन का है। उत्तराखंड पीसीएस में क्वेश्चन बन चुका है ये वाला, कौन सा, ये वाला। कर्जन ने कांग्रेस को गंदी चीज और देशद्रोही संगठन भी कहा, ये भी क्वेश्चन बना हुआ। देशद्रोही संगठन किसने कहा, आंसर कर्जन ने कहा। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं, ये भी क्वेश्चन बना हुआ उत्तर प्रदेश में, कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। यह कथन किसका है, आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखी, क्या लिखी, आनंद मठ लिखी, जिसमें क्या लिखा, वंदे मातरम लिखा, जिन्होंने क्या लिखा, सन्यासी विद्रोह के बारे में लिखा। सन्यासी विद्रोह के नेता द्विज नारायण कीना सरकार, बंगाल में हुआ, नादिया जिले में हुआ, गोविंदपुर गांव से शुरू हुआ था, नहीं नादिया जिले से शुरू हुआ था, है ना। चलो जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। फिर तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टरटराएंगे, अरे दिसंबर में होते थे ना इनके अधिवेशन, उन्होंने कहा अगर वर्ष में हम मेंढक की तरह टरटराएंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। मतलब उन्होंने कहा लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि एक अधिवेशन बुला दिया दिसंबर में, सारे लोग आए, बातचीत की, प्रार्थना पत्र लिखे, हो गया, कुछ नहीं होगा कि उससे। कौन कह रहे हैं, तिलक वही व्यक्ति हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा, है ना, बाल गंगाधर तिलक। ऐसे लाला लाजपत राय ने कांग्रेस सम्मेलनों को क्या कहा, शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी। उन्होंने कहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ नहीं है, शिक्षित भारतीयों का क्या है, वार्षिक राष्ट्रीय मेला है, बस मिल जाते हैं दिसंबर में आके। अश्वनी कुमार दत्त ने क्या कहा, अश्वनी कुमार दत्त ने कहा 3 दिन का तमाशा है कि कांग्रेस जो है वो क्या है, हल्के में मत लेना। उत्तर प्रदेश के पेपर उठाओगे आप, वहां पर दिखेगा आपको यह कथन किसका है कांग्रेस के बारे में, 3 दिन का तमाशा किसने कहा, आंसर अश्वनी कुमार दत्त ने कहा। अगला क्वेश्चन, विपिन चंद्र पाल ने कहा याचना संस्था है कि ये क्या करती रहती है, याचना करती रहती है, ये दे दो वो दे दो, है ना। तो याचना संस्था किसने कहा, विपिन चंद्र पाल ने कहा। किसने कहा, तिलक ने कांग्रेस को चापलूसों का सम्मेलन और इसके अधिवेशन को छुट्टियों का मनोरंजन बताया। उग्रवादी है ना, विचारों में उग्र हैं, क्या है, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, बोलने में डरते नहीं है। और जो सच्चे लोग होते हैं वो डरते भी नहीं भाई बोलने में, डरेगा कौन, जो बहुत घुमा फिरा के बड़ा रूपरेखा बनाकर आपसे बात कर रहा हो तो समझ लो कुछ ना कुछ हित टकरा रहा है। इसका कोई हित नहीं है, सिर्फ यह है कि वह हो जाए, बस जल्दी निकलो तुम और यहाँ से क्या सेलेक्ट हो जाओ और बस। तो वहां पर फिर मीठा नहीं बोला जाएगा, कैसा बोला जाएगा। तो चापलूसों का सम्मेलन किसने कहा, तिलक ने कहा। छुट्टियों का मनोरंजन किसने कहा, आंसर तिलक ने कहा। ये समझ में आ गया आपको। और क्या होता है, कांग्रेस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो उत्तरी अमेरिका के इतिहास में हुई है, उत्तरी अमेरिका के इतिहास से हुई है। भारतीय राष्ट्रीय संघ कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था थी। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम क्या था, ठीक है। कि स्थापना का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग में आया, लॉर्ड डफरिन के दिमाग में आया। भारतीय राष्ट्रीय संघ को संस्था के रूप में एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने एलन ऑक्टेवन ह्यूम ने उसे संस्था का रूप दिया, आईसीएस था भाई। भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके सुझाव पर रखा गया, दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर रखा गया। स्थापना कब हुई, 28 दिसंबर 1885 को हुई। बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में पहली मीटिंग हुई,
ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन बने? व्योमेश चंद्र बनर्जी बने। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने हिस्सा नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? क्योंकि वो अपने किसी सम्मेलन में थे। किसमें? नेशनल कॉन्फ्रेंस के सम्मेलन में थे। किसमें थे? हाँ, है ना। कांग्रेस का जलन एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को माना जाता है, जो कांग्रेस के पहले सचिव थे। क्या थे ये? अध्यक्ष है वो कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी। सबने याद किया, क्या सबने याद किया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यूपीएससी तो यूपीएससी होती है। उसने पूछा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सचिव कौन था। अब सब, अरे अभी तो बता रहे हो ना, मैंने बता दिया तो बता रहे हो। मैं क्या बता रहा हूँ? किताब बता रही है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। कितना आसान हो रहा है। लेकिन सच बताऊं, बच्चों को नहीं पता था कि पहले सचिव कौन थे, क्योंकि वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को फाउंडर मानते थे। क्या मानते थे? और जो फाउंडर होगा, क्या वो अध्यक्ष से नीचे बैठेगा? सचिव तो जो होता है अध्यक्ष से नीचे होता है ना। तो लोगों ने दिमाग लगाया तो गलत हुआ क्वेश्चन। जैसे मुस्लिम लीग में भी हुआ है कंफ्यूजन। क्या हुआ? बचपन से पढ़ते आए आगा खां और सलीमुल्लाह खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां। अब पूछा उन्होंने कि मुस्लिम लीग का जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? और आगा खां सलीमुल्लाह खां ऑप्शन में था ही नहीं। बच्चों ने कहा क्वेश्चन गलत है। आंसर वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। वकार उल मुल्क, हाँ, मुस्लिम लीग का पहले जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन। भले ही मुस्लिम लीग 1906 में गठित हो गई, संस्थापक अध्यक्ष रहे होंगे कौन? आगा खां सलीमुल्लाह खां। लेकिन मैंने कहा जब पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की? वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन ने। क्लियर हो गया? तो भाई अब द्वितीय चरण पढ़ेंगे अगले लेक्चर में।